मैंने तो 20,000 से जीतना था, 2,000 से जीता हूँ। अच्छा। तो ईवीएम में कहीं कुछ गड़बड़ है ना। अच्छा। सेटिंग है उसमें कुछ ना कुछ। देखिए, जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, हमारा ओथ होने वाली है। अच्छा। मुझे महेंद्र भट्ट जी की पैरवी की ज़रूरत नहीं है। मेरी पैरवी मेरी पार्टी करेगी, मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ गुसाई है और आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए नवनिर्वाचित विधायक बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी जी हैं। भंडारी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और सबको आपको मैं बधाई देता हूं आपकी जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, क्या आपकी प्राथमिकताओं में रहेगा जीत के बाद? जैसे हमारा सीवान जिला है, तो क्या आप किस मुद्दों के साथ थे और आपकी प्राथमिकता में क्या रहेगा? पहले तो जनपद चमोली बद्रीनाथ विधानसभा की मतदाताओं से, जनता को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से मैं विधायक बन पाया हूं। जी। जहाँ तक प्राथमिकता वाली बात है, जीवन ही संघर्षों से बना हुआ है। काम करना, संघर्ष करना, ये हमारे जीवन से जुड़ चुका है। जी। और हर नेता, हर प्रतिनिधि चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करूं। जी। माना कि संघर्ष करते करते कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। फिर भी हमारे पहाड़ों पे आज शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी। और इनको तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे जब हमारे पास साधन होंगे, संसाधन होंगे। जी। बिना उसके तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनका डेवलपमेंट किया जाएगा। जी। और बच्चा तो रोज़गार करेगा ही, शिक्षित बेरोजगार इसलिए प्लान करेंगे कि हमारे पास रोज़गार का कोई जरिया ही नहीं है। जी। और अगर जरिया भी है तो संसाधन नहीं है। जी। पहाड़ों पे दो चीज़ें मैं फोकस करना चाहूँगा, पर्यटन और तीर्थाटन। इन दो चीज़ों में हम अपने लोगों को, हर व्यक्ति को रोज़गार दे सकते हैं, परंतु सुविधाएं नहीं, हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारे भारत सरकार में दखलंदाजी नहीं है, कोई ताकतवर नेता नहीं है जो हमारे पहाड़ों के बारे में सोचे। और जब तक भारत सरकार में पैरवी नहीं हो पाएगी, तब तक कैसे हमारे पहाड़ों का पलायन रुकेगा। जिस दिन पहाड़ का बेटा, उत्तराखंड का बेटा, सीमांत जिलों का बेटा भारत की सरकार में टूरिज्म का मिनिस्टर बनेगा, तो क्यों नहीं संसाधन आएंगे। छोटे छोटे रोपवे बनेंगे, कनेक्टिविटी होगी, छोटे छोटे बाईपास के रोड बनेंगे, होटल्स वगैरह बनेंगे, ढाबे बनेंगे, सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिलेगी, तो देश और दुनिया का यात्री हमारे यहाँ पर आएगा। हमारे यहाँ तो जन्नत है। जी। जब बर्फ़ गिरती है तो लगता है कि धरती का स्वर्ग जो है पहाड़ पे उतर आया है। परंतु करें क्या, टूरिस्ट आता है तो उसको रहने की दिक्कत होती है, गाड़ियों की दिक्कत होती है, साधन नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि मजबूत पैरवी हमारी सरकार में हो, और मजबूत पैरवी जिस दिन हमारी सरकार में हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारे पहाड़ों का विकास होगा। उन पहाड़ों को तराशा जाएगा, पहाड़ के हर बच्चे को, हर बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। ऐसी मेरी सोच है। जहाँ तक तीर्थाटन वाली बात है, हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा है, पंचबद्री है, पंच केदार है, पंच प्रयाग है। अगर उनको कनेक्टिविटी कर दी जाए, उनको जोड़ा जाए, संसाधन जुटाए जाए, तो दुनिया में ऐसा स्थान ही कहीं नहीं है। गुलमर्ग क्या है, कुल्लू मनाली क्या है, मैं तो नहीं समझता हूँ। कश्मीर से भी बेहतर हमारा पहाड़ है, शांति है। बाकी जगह तो टेररिस्ट आए हुए हैं, आतंकवाद है, नेक्सलिस्ट है, तमाम तरह के जो है दिक्कतें हैं। पर ये तो शांत है पहाड़। पर यहाँ पर सुविधाओं की कमी है। हम हिमाचल की तर्ज पे अगर हमारा पहाड़ों का अगर विकास होगा, तो दुनिया का सब में ज़्यादा टूरिस्ट हमारे उत्तराखंड आएगा और हमारी आर्थिकी मजबूत होगी। चलिए सर, आपने ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी गिना दिए हैं, अपने क्षेत्र के जो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो भी गिना दिए हैं। पर सर, अभी चुनाव परिणाम हाल ही में आए हैं। कांग्रेस का इस समय माहौल भी था और ग्राउंड पे नेता आपके सारे का, चाहे बूथ का वो हो, कार्यकर्ता हो, मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे, परंतु इस समय परिणाम उस हिसाब से आए नहीं। आप जो है 19 सीटों तक सिमट गए, क्या कारण है सर? देखिए, कांग्रेस ने इससे भी खराब दौर देखे हैं। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल है मैंडेट का। उत्तराखंड का जो जनमानस है, मैक्सिमम लोग समझते थे कि परिवर्तन होकर कांग्रेस की सरकार आएगी। परंतु बीजेपी ने जो राजनीति को पैसे के बल पे, सत्ता की ताकत के बल पे जो हावी कर दिया है, मैं तो नहीं समझता हूँ कोई सक्षम प्रतिनिधि और कोई विपक्ष कभी जो है सरकार में आ पाएगा। क्योंकि जो पैसे की नुमाइश हो रही है और जो जिस तरह से धनबल हावी हो गया है, जनबल पे भी हावी हो गया है, विकास पे भी हावी हो गया है, और स्वच्छ राजनीति पे भी हावी हो गया है, तो कहाँ से अच्छे लोग आएंगे। मैं तो नहीं समझता हूँ कि बहुत निकट समय में
कोई जनता से जुड़ा हुआ खास लोग सत्ता में आ पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने राजनीति का ट्रेंड बदली कर दिया है। और उसमें आने वाले समय में मैं तो लोकतंत्र को भी खतरा समझ रहा हूँ। हमने तो चुनाव आयोग से भी गुजारिश की है कि इसमें भाई बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और ये पैसे की जो आज बरसात हो रही है चुनावों में, जब तक ये नहीं रुकेगी, क्षमतावान लोग, योग्य लोग, विद्वान लोग कभी राजनीति के अंदर नहीं आ पाएंगे। दूसरी बड़ी बात क्या है, मुझको तो ईवीएम के अंदर भी बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ी महसूस होती है। अच्छा, मुझको लगता था कि मैं 15 से 20 हज़ार वोटों से जीतूंगा। आकर के सिमट गए, जीतने के लाले पड़ गए, टाई होने लग गए, बराबर पे आ गए। हमारे बड़े बड़े योग्य लोग, सक्षम लोग, ताकतवर लोग हार के बाहर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। अच्छा, निश्चित रूप से हम ईवीएम में गड़बड़ी मानेंगे। और जिन देशों ने ईवीएम बनाया वो पोस्टल बैलेट से चुनाव कर रहे हैं। तो जब हिंदुस्तान का सारा विपक्ष कह रहा है कि पोस्टल बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो भाजपा क्यों ईवीएम से चुनाव कराने चाहते हैं? क्या है भाजपा का मकसद? तो फिर भाजपा बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराती है? ईवीएम से क्यों जबरदस्ती करेगी ईवीएम से चुनाव? अगर ईवीएम पर सवाल उठते हैं तो फिर आप भी जीते हैं, फिर तो आप पे भी सवाल मैं जीता हूं तो मैंने तो 20,000 से जीतना था, 2,000 से जीता हूं। अच्छा, तो ईवीएम में कहीं कुछ गड़बड़ है ना? अच्छा, सेटिंग है उसमें कुछ ना कुछ, और सारा थोड़ी महारा देंगे वो। हाँ। एक उन्होंने एक मानक तय करा हुआ है, शक की गुंजाइश ना छोटी। बिल्कुल शक नहीं। हाँ। ये है, ये अच्छा, कभी ना कभी 10-20 साल के बाद ये खुलेगा। ये अच्छा, तब ईवीएम बनाने वाले, चलाने वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पर आज की जो परिस्थितियाँ, वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, ईवीएम के अंदर निश्चित रूप से गड़बड़ी है। और हिंदुस्तान के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। चलिए, आपने ईवीएम पे सवाल तो उठा दिए हैं, परंतु आपको लगता है आपका जो लीडरशिप है, आपकी जो पार्टी है, उसमें भी कहीं, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद ले लीजिए या टिकटों के आवंटन को लेकर कुछ ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा तो बीजेपी ने चलाया, कांग्रेस ने कहाँ चलाया? बीजेपी ने छल से, कपट से, धोखे से ऐसे मुद्दे चुनाव के अंदर चलाती है। कांग्रेस के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ना कोई बयान है। अच्छा, ये तो बीजेपी ने चला रखा अपना वोट बढ़ाने के लिए, अपने सीटों को बढ़ाने के लिए। बीजेपी तो छल से ही जो है चुनावों को जीतती है, कभी मैदान में चुनाव थोड़ी लगती है। बीजेपी ने हमेशा धोखे से राजनीति की है, छल कपट की राजनीति की है, धर्म की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। देश में इस तरह से तो देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं, पर ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। मैं समझता हूँ कि एक दिन देश की जनता की समझ में आएगा, और जो ये बुखार चढ़ा हुआ है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये निश्चित रूप से देश के लिए खतरा है। और हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो वफादार है, देशभक्त है जी। आप बंटवारा थोड़ी कर सकते हैं कि कौन देशभक्त होगा तो कौन देशद्रोही होगा। भाजपा थोड़ी सर्टिफिकेट बांटेगी जी, और हिंदू का सर्टिफिकेट भाजपा थोड़ी बांटेगी। हमें फक्र है, हम देश के नागरिक हैं, हिंदू हैं भाई हम, तो हमको सर्टिफिकेट बीजेपी थोड़ी देगी। भाजपा में जाएंगे तो हिंदू होंगे, और कांग्रेस में रहेंगे या अन्य पार्टियों में रहेंगे तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा। तो बीजेपी की सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है हमको। और तो सर, अब आप विपक्ष के नेता रहेंगे, विपक्ष में एक विधायक हैं आप, और सीमांत जिला चमोली आपका है। आपने कई मंचों से पहले भी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज की वहाँ पे मांग की है। आपको लगता है कि आप वो मांग पूरी कर पाएंगे विपक्ष में रहते हुए? देखिए, जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, हमारा ओथ होने वाली है। अच्छा, हमारी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, ये हमारे विधानसभा की हमारी बैठक हो रही है। हमारे हाईकमान से भी लोग आए हुए हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन आए हुए हैं, प्रभारी आए हुए हैं, पीसीसी बैठेगी, और वहाँ तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। और बाकी हमारी पार्टी में सर्वानुमति से फैसले होते हैं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। ये नहीं कि जुबान को बंद करके जो है कोई बोलेगा नहीं। हमारे यहाँ कांग्रेस में ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपनी बात रखने का हक है, वो बोलता है, अंदर भी बोलता है, बाहर भी रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बगावत कर रहा है, खिलाफ बोल रहा है। फिर भी नेता प्रतिपक्ष में हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा हम उसके साथ हैं, और पार्टी ने जब हमको जो जिम्मेदारी दी हमने निभाई है। अभी भी पार्टी कोई निर्णय करेगी, कोई जिम्मेदारी देगी, तो पार्टी के आदेश को मानते हुए उस निर्णय का भी स्वागत करेंगे। परंतु हम पार्टी से बाहर नहीं है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज तो सरकार ने खोलना है, जो सरकार बनी है उसका काम है कॉलेज खोलना, मेडिकल कॉलेज खोलना, सड़कें बनाना, डेवलपमेंट करना, ये सरकार का काम है। हमारा काम है संघर्ष करना, विधानसभा के अंदर और बाहर बात को रखना। हमारा एजेंडा रहा है, मेरा मकसद भी रहा है कि मैं विधायक बनूंगा अगर हमारी सरकार बनेगी। तो मेडिकल कॉलेज मेरा ये था कि मैं पहली कैबिनेट के अंदर मेडिकल कॉलेज की घोषणा करूंगा, और ये मैं कर सकता था। अच्छा, ये बिल्कुल होता, क्योंकि
पौड़ी में 2 मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, पिथौरागढ़ में खुल गया है, देहरादून में 2-2, 3-3, 4-4 मेडिकल कॉलेज हैं। तो पहाड़ पे क्यों नहीं होने चाहिए? पहाड़ की सीमांत जिले में सीमांत जिलों में तो होना चाहिए। और मैं पैरवी करता, निश्चित रूप से मेरी सरकार मेरी बात को डिनाई नहीं करती, हर हाल में होता। परंतु आज मैं विपक्ष का विधायक हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा मेरी कैपेसिटी के अंदर, मेरी ताकत के अंदर, मेरी सीमा के अंदर कितना आता कितना नहीं आता, ये तो विधानसभा सत्र के दौरान ही पता चलेगा। परंतु फिर भी मेडिकल कॉलेज की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपने नेता प्रतिपक्ष की बात वैसे पहले कह दी, परंतु मैं कल देख रहा था कि आपने जिनको हरा के आप विधायक बने हैं, महेंद्र भट्ट जी पूर्व विधायक जी हैं बद्रीनाथ विधानसभा के, उन्होंने आपका समर्थन किया है कि आपको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मुझे महेंद्र भट्ट जी के समर्थन की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपनी पार्टी में अपनी पैरवी करें, उनको क्या बनना है वो वहाँ तय करें। मेरी पार्टी मेरी पैरवी स्वयं करेगी। मुझे महेंद्र भट्ट जी की पैरवी की ज़रूरत नहीं है। मेरी पैरवी मेरी पार्टी करेगी। मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरी पार्टी क्या समझती है, कब जिम्मेदारी देती है, कब नहीं देती है, ये मेरी पार्टी तय करेगी। और हमारी पार्टी में तो जो भी निर्णय होगा हमें मान्य है। हम पार्टी और पार्टी के आदेश से बाहर नहीं है। जहाँ तक भट्ट साहब का है, भट्ट साहब तो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे, मंत्री बनने वाले थे, क्यों नहीं बने? 2-2 बार वो विधायक बन गए, क्यों नहीं बने मंत्री? अगर योग्य थे, इतने ताकतवर थे तो प्रदेश अध्यक्ष बनते, मंत्री बनते। मैं तो बना, मैं 2 बार विधायक बना, दोनों बार मंत्री बना। मैं तीसरी बार भी विधायक आता तो मैं तीसरी बार भी मिनिस्टर बनता, मैं बिल्कुल बनता, मैं दावे के साथ बनता। परंतु वो पहले अपनी बात बताएं ना, अपनी इंटीग्रिटी के बारे में बात करें ना। वो दूसरे के घरों में पत्थर मारने से पहले अपने घर की तो बात करें, हमारी बात मत कीजिएगा। हम भट्ट जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपने घर, अपने परिवार, अपनी पार्टी की बात करें। हमारी पार्टी हमें क्या बनाएगी वो हमारी पार्टी खुद जानती है। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं आप विपक्ष के में विधायक होने के नाते जन मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।